सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। तो कैसे हैं आप लोग का सारा एग्जाम तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे बचा हुआ है आप लोग का, और बाकी सर्वेइंग का एग्जाम तो ज़बरदस्त गया होगा। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छा गया होगा। हमारे सारे जितने भी मैं डाल रहा हूँ सारे से मैच कर रहा है, आप लोग सब देख रहे होंगे। बिल्डिंग ड्राइंग का भी ऑब्जेक्टिव मैंने डाला था, उससे मतलब 80% तो मैच कर ही गए थे। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको जल्दी मिलेगा नहीं कि किसी ने भी आप लोग मुझे लगता है नहीं डाला है, एक दो टीचर को छोड़ के, और बहुत कम ये मैटर अवेलेबल है यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छा रिस्पांस थोड़ा दीजिएगा और समझने का कोशिश करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एसबीटी के एग्जाम में। ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव के हम लोग कुछ नहीं है। ठीक है, अगर 20 में से अगर आपका 10 में सही होता है तो भी समझ रहे हैं आप 10 नंबर चला गया आपका, और 20 में से 20 अगर आप सही कर देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। चाहे वो एवरेज बच्चा हो तो उसे पास करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, अगर वो बहुत अच्छा पढ़ने में तो उसे मार्क्स स्कोर करने में, यानी ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसका 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा। पहला पार्ट में यानी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से ऑब्जेक्टिव मैं उठाऊंगा। दूसरा में यूनिट 4, यूनिट 5 से उठाऊंगा, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, मतलब 2017 ऑड और 2018 ऑड और 2019, इसमें से भी जो क्वेश्चन इसमें से छूट जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो भी रहेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 2 आप लोग जरूर देखना। तो उससे पहले चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट है। ओके, कितने टाइप होते हैं सीमेंट के, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, यही है फर्स्ट चैप्टर में। चलिए फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, द ग्रेड ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। अब देखिए ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, एक टाइप है सीमेंट का, इसका कितना ग्रेड होता है? तो हम लोग सबको जानते हैं इसका 3 ग्रेड होता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड ओपीसी, 53 ग्रेड ओपीसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ देम। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज मटेरियल इन सीमेंट। अब देखिए सीमेंट का क्या क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, क्या क्या कंपोजिशन होता है सीमेंट का। तो जितना भी कंपोजिशन होता है उसमें सबसे कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब कि सारे जितने भी मतलब सीमेंट के जितने भी टाइप हैं, सारे सीमेंट वो कंपोजिशन कॉमन रहता है। कौन सा है? सैंडस्टोन है? नहीं। स्लेट है? नहीं। ग्रेफाइट है? नहीं। तो होगा इसका लाइमस्टोन। क्या होगा? लाइमस्टोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज काउज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ। तो चलिए एफ्लोरोसेंस क्या होता है? एफ्लोरोसेंस जो होता है, तो एफ्लोरेसेंस मतलब हुआ एक तरह से उसका मतलब सीमेंट का कुछ स्मेल जो होता है। आप लोग सीमेंट देखोगे सौंधा सौंधा टाइप का स्मेल करता है, तो उसका क्या रीज़न है? कौन सा ऐसा मटेरियल अवेलेबल है सीमेंट में जो उसको एफ्लोरेसेंस बनाता है? तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, एल्कली। तो याद रखिएगा हम लोग, एल्कली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लोरेसेंस इफेक्ट इन सीमेंट। क्या है? एल्कली। एल्कली ही रिस्पॉन्सिबल होता है एफ्लोरेसेंस के लिए सीमेंट में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर से हमारा है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज काउज्ड। अब देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। देखिए मतलब क्या हुआ इसका, इस इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन सीमेंट स्टार्टेड लूजिंग इज प्लास्टिसिटी। ओके, तो मतलब पेस्ट जो है जब प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है, जब वो सेट होना शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? जो कि जब वो पूरी तरीके से सेट हो चुका होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम। तो चलिए इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होगा? यहाँ पे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनिक फेरिक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसी की वजह से इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड इन कंक्रीट फॉर। अब देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, एक होता है सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपको नाम से ही पता चला होगा, रैपिड हार्डनिंग मतलब वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, होता है ना, बहुत जल्दी वो सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेटिंग देखिए जितना ज़्यादा सेटिंग टाइम लिया सीमेंट, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या हुआ उसको लेट लगेगा सेट होने में। आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसका यहाँ पे इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम, इन सेटिंग टाइम बढ़ाएगा नहीं। जब रैपिड हार्डनिंग है मतलब उसका जितना ज़्यादा सेटिंग टाइम घटाएगा उतना जल्दी वो सीमेंट सेट होगा। इसका होगा रिड्यूसिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी, मतलब इसका ऑप्शन है नेक्स्ट इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी। ये सब तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग छठा क्वेश्चन। अब देखिए जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट फॉर। अब देखिए जिप्सम को सीमेंट में क्यों डाला जाता है, ठीक है, इसका क्या यूज है?
आप लोग जितना भी कंपोनेंट है सीमेंट में उसका एक बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है ना आपको मतलब अगर पूछ दिया जाएगा डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सीमेंट लिखने के लिए तो सब्जेक्टिव में भी आपको वो हेल्प करेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो भाई कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हेल्प तो आपको करेगा ही। तो यहाँ पे द जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ टू सीमेंट, कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, लोअरिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जिप्सम का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम को वो कंट्रोल करता है कि कब उसे सेट करना स्टार्ट करने देना है, ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम को नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज यूज फॉर। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एक टाइप है सीमेंट का, आप लोग सब कोई जान रहे हैं, तो इसको कब यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, डैम बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं, या रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए, तो ऑल ऑफ दी, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का सीमेंट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं है, अब सेकंड चैप्टर में आते हैं। यूनिट 2, यूनिट 2 क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं हम लोग यूनिट ऑफ, आपको पूरे चैप्टर वाइज मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा नोट करते जाए, क्योंकि आपको नोट कीजिएगा तभी आपको एग्जाम से पहले आप लोग एक बार देख सकते हो। और एग्जाम हॉल से पहले घुसने से पहले आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बल्किंग ऑफ सैंड इज काउज ड्यू टू। अब देखिए बल्किंग ऑफ सैंड क्यों होता है, विस्कोसिटी के वजह से, एयर वॉइस की वजह से, क्ले कंटेंट की वजह से, सरफेस मॉइस्चर की वजह से। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है ना, सरफेस मॉइस्चर की तरह होता है। ये आप लोग ऐसे करके एक डायग्राम पढ़े होंगे, यहाँ पे सैंड है, अगर इसमें मतलब सरफेस मॉइस्चर चला जाता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है, बल्क होता है, तो उसी को बोलते हैं ना बल्किंग ऑफ सैंड। तो इस ये होता है सरफेस मॉइस्चर की वजह से होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। अब देखिए फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है, किसको बोलेंगे फ्लैकी एग्रीगेट, अगर किसी चीज़ का, किसी एग्रीगेट का डायमेंशन कितना है तो उसको फ्लैकी एग्रीगेट पूछेंगे। यही पूछा है क्वेश्चन में। हमारा ऑप्शन है 2/3 ऑफ मीन डायमेंशन, 3/4 ऑफ मीन डायमेंशन, 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, या 5/8 ऑफ मीन डायमेंशन। तो इसका आंसर होगा 3/5। अगर कोई एग्रीगेट अपने मीन डायमेंशन से 3/5 पार्ट है, यानी 3/5 पार्ट है मीन डायमेंशन से, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैकी एग्रीगेट। आप लोग ये सब बात ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, बल्किंग ऑफ सैंड जो टॉपिक है आपका, बल्किंग ऑफ सैंड जो टॉपिक है उसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, चाहे वो सब्जेक्टिव का बात रहे या ऑब्जेक्टिव का बात रहे। और जहाँ तक बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वो भी आपको मतलब आज तो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी पार्ट 1 और पार्ट 2, और कल सुबह तक जो है आपको टॉप 15 VVI क्वेश्चन ऑफ बिल्ड करके टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग उससे भी एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जानते हैं आप भी कितना एक्यूरेट रहता है, मैच करता है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2:5, ठीक है, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड, सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस यहाँ दिया हुआ है 2:5। तो इसको कैसा सैंड हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्या ये वेरी फाइन सैंड है, क्या ये फाइन सैंड है, क्या ये मीडियम सैंड है, या कोर्स सैंड है। तो अगर हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस 2:5 होता है तो ये जो होता है फाइन सैंड होता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मतलब फाइन सैंड होता है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल, ना ही ये उससे बड़ा होता है, ये होता है फाइन सैंड। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब देखिए एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी जो होता है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा। तो यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा नहीं वाला, बाकी जितना ऑप्शन होगा ऑब्वियस सी बात है वो होगा जिस पे डिपेंड करता है। तो आपको खोजना क्या है, जिस पे डिपेंड करता है। तो चलिए पहले क्या है, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, इस पे भी करता है। तीसरा है साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, इस पे भी करेगा। तो बचा कौन सा, ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट, इस पे नहीं करता है डिपेंड बल्क डेंसिटी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट डिपेंड नहीं करेगा बल्क डेंसिटी। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब देखिए कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम पार्टिकल साइज कितना होगा, 45 mm होगा, 55 mm होगा, 65 mm होगा, या 75 mm होगा। तो इसका मैक्सिमम पार्टिकल साइज कोर्स एग्रीगेट का जो होता है वो होता है 75 साइज, यानी कि रेंज जो होता है कोर्स एग्रीगेट का, उसका मैक्सिमम रेंज होता है
75 mm। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए मैक्सिमम पार्टिकल ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट, यहाँ फाइन एग्रीगेट होगा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज कितना होगा, 2.5 mm होगा, 4.75 mm, 5.85 mm, 6.5 mm। तो इसका होगा 4.75, यानी कि कोर्स एग्रीगेट का आपका मैक्सिमम साइज कितना होता है 75 mm, और फाइन एग्रीगेट का आपका मैक्सिमम साइज होता है 4.75 mm। ये दोनों बात आप डेटा दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा यूनिट 2 से, द रेसिस्टेंट ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज। अब देखिए एग्रीगेट का रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी जो वियर क्या होता है, वियर मतलब क्या होता है, वियर एंड टियर आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो उसके रेसिस्टेंस, एग्रीगेट अगर उसे रेसिस्ट कर रहा है तो किस प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो उसको शियर वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू थे, तो इसका आंसर होगा एब्रेशन वैल्यू, ठीक है। दिमाग में रखिएगा आप लोग क्या होगा, एब्रेशन वैल्यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से, यानी यूनिट 2 से, द वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन। अब देखिए बल्क डेंसिटी का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्या ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे करेगा, या ऑल ऑफ दिस एबव। तो बल्क डेंसिटी जो होता है एग्रीगेट का वो ऑल ऑफ द एबव पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट यूनिट है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं ऑब्जेक्टिव में तो वो आते हैं इसी यूनिट से। तो ये यूनिट, थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। थर्ड यूनिट का एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या क्या है, यूनिट 3 का आपको मैं लगभग 20 ऑब्जेक्टिव, 20 से 22 ऑब्जेक्टिव यहाँ बताने जा रहा हूँ यूनिट 3 में, जिसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है, और यूनिट 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए पहला यहाँ क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ। अब देखिए ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। हम लोग पहला क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, दूसरा क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, तो तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ठीक है। मजबूती जो होता है कंक्रीट का, मजबूती किस पे डिपेंड करता है, मतलब वो क्या बढ़ाएंगे जो कि स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा इस कंक्रीट का स्ट्रेंथ, नहीं। इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट, जी हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग फाइनेस ऑफ सीमेंट बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए हम लोग बड़ा बड़ा पार्टिकल डालें सीमेंट का, ठीक है, अगर हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल सीमेंट का मतलब होता है ना एक, मतलब कोर्स एग्रीगेट, कोर्स सीमेंट टाइप का, मतलब जो इसका साइज बड़ा होता है, जिसको जनरली हम लोग अलग करते हैं वो छानने वाले से, तो अगर उसको डाल दें हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि सीमेंट का जो होता है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कंक्रीट का होगा ही, क्योंकि उसमें अगर वो आ रहा है तो उससे बॉन्ड मतलब वर्केबिलिटी उसका नहीं होगा सही, और वो सही से अरेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंक्रीट ऑफ लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन। अब देखिए लो हीट सीमेंट जो होता है इसका कंक्रीट किस चीज़ में यूज होता है, जनरल सिविल जॉब्स, मैरीन फाउंडेशन, मास कंक्रीटिंग, रोड वर्क। तो इसका आंसर होगा मास कंक्रीटिंग, यानी याद रखिएगा आप लोग, मास कंक्रीटिंग में क्या होता है, लो हीट सीमेंट कंक्रीट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन। अब देखिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इम्परमेबिलिटी, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी जो होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर का, वो यही 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा, इम्परमेबिलिटी, क्यूरिंग, कॉम्पैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन, स्लम टेस्ट। आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा, जितना भी टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, स्लम टेस्ट हुआ, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट हुआ, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट हुआ, सारा टेस्ट एक बार ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि टेस्ट से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें टेस्ट से बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, स्लम टेस्ट इज डन फॉर मेजरिंग। अब देखिए स्लम टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, स्लम टेस्ट हम लोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए करते हैं, क्या ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए करते हैं, वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए करते हैं, शियर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो स्लम टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए करते हैं, क्या मेजर करने के लिए, वर्केबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर कास्टिंग ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन डाइंग। अब देखिए ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट को जब हम लोग कास्ट करेंगे तो उसके बाद ड्राई करेंगे उसको, यानी सुखाएंगे, तो वो क्या होगा, क्या वो एक्सपेंड करेगा, क्या वो श्रिंक करेगा, क्या वो मिक्स
कॉन्वेक्स होगा या नॉब्जिस, तो वो श्रिंक करेगा। श्रिंक मतलब क्या होता है, मतलब साइज छोटा होना, उसका कॉम्पैक्ट हो जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ छठा नंबर क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट है एक, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, ये सब डेटा जो है ना, ये सब डेटा वाला चीज़ है, डेटा एनालिसिस, तो ये सब डेटा आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि M20 का कितना होता है, M10 का कितना होता है, M15 का कितना होता है। चलिए तो M20 की बात करें यहाँ पे, तो M20 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये याद तो आप आराम से रख सकते हैं, M20 है तो 20 होगा, कितना आसान है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट आर। अब देखिए कंक्रीट का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं हम लोग, सीमेंट डालते हैं, सैंड डालते हैं, फाइन एग्रीगेट डालते हैं, कोर्स एग्रीगेट डालते हैं, वाटर डालते हैं, यही सब डालते हैं ना। तो यहाँ पे तो सैंड है नहीं, तो ये सब जितना ऑप्शन है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सीमेंट भी डालते हैं, फाइन एग्रीगेट भी डालते हैं, कोर्स एग्रीगेट भी डालते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। 8वां नंबर क्वेश्चन, ए गुड कंक्रीट शुड बी सब्जेक्टेड टू क्रीप। अब देखिए एक गुड कंक्रीट, ठीक है, क्रीप में मतलब कितना हो, उसका क्रीप कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, या बोथ ए एंड बी होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो मिनिमम क्रीप होना चाहिए एक कंक्रीट, एक अच्छा कंक्रीट में क्रीप वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मिनिमम। समझ में आ रहा है आपको। हाँ अब एक यहाँ क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी। अब देखिए वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने का कौन कौन सा मेथड है यहाँ पे, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डिफरेंट मेथड मतलब कि वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई सा भी टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लम टेस्ट भी कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी कर सकते हैं, वीवी कंसिस्टोमीटर भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने खुद लिखा है, रात भर में प्रिपेयर किए हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और बहुत जल्द हम लोग 1000 के करीब हैं। तो उसके बाद और एग्ज़ाम के लास्ट दिन तो लाइव आऊँगा मैं, तो उसके सबको आप लोग ज्वाइन होना, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए उस फाइल सब बात को भी ध्यान बगल में रहते हैं, और अभी हम लोग एग्ज़ाम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत क्लोज है, 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, 1 दिन का आपको टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी। अब देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू कंक्रीट का कितना होना चाहिए, M15, M20, M25, M30। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे M15 सबसे छोटा वैल्यू वाला है, इसको टिक कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का आरसीसी में वो होता है M20। क्या होता है, M20। ओके, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, कॉर्क फ्लोरिंग इज यूज्ड इन। कॉर्क फ्लोरिंग को किस चीज़ में यूज करते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज करते हैं, थिएटर में करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो थिएटर में हम लोग यूज करते हैं कॉर्क फ्लोरिंग। ऐसे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं दे दिया आप लोग नॉलेज के लिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि SBT बोर्ड है भाई, कोई भरोसा नहीं है इसका, कब क्या पूछ दे, कब क्या कर दे, कोई भरोसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर, द लाइम कंक्रीट लाइम इन यूज एज इन लाइम कंक्रीट। अब देखिए लाइम कंक्रीट में लाइम का यूज क्या होता है, किस पर्पस के लिए लाइम को यूज किया जाता है। ये कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है, या एड मिक्सचर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइम कंक्रीट में लाइम होता है बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, यानी दो चीज़ को जोड़ने का जो काम करता है मटेरियल, जो मटेरियल उसको बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमेंट कंक्रीट इज डैश टू मॉइस्चर, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो परमिएबल होता है मॉइस्चर से, या इम्परमिएबल होता है, या बोथ ए एंड बी होता है, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा आप लोग, सीमेंट कंक्रीट जो होगा, जैसे जो भी होता है, वो ऑलवेज इम्परमिएबल टू मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर से वो जो है हमेशा इम्परमिएबल होगा। क्या होगा, इम्परमिएबल। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट इज टू सर्व एज। अब देखिए एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट हो या फाइन एग्रीगेट हो, कोई भी हो, वो कंक्रीट में क्या उसका फंक्शन होता है। तो हम लोग शुरुआत में पढ़े होंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का फंक्शन होता है एज अ फिलर, ठीक है। मतलब देखिए अगर कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई वॉइड बचेगा, स्पेस बचेगा, तो उसके बीच जो डलाता है वो होता है एग्रीगेट, ठीक है। तो एग्रीगेट इज एक्ट एज अ फिलर,
तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसको अगर घुमा के भी मान लीजिए पूछ ले कि एग्रीगेट का क्या यूज होता है, डायरेक्ट पूछ ले, तो आप लोग फिलर के यूज में वॉइड स्पेस को भरने के लिए यूज होता है। ये बात दिमाग में आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। और अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा, मेरा मतलब कि स्लो बोल रहा हूँ, तो आप लोग 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए ये मेरा रिकमेंडेशन था। अब आगे आप लोग अगर आपको ऐसे ही समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए कमेंट करके जरूर बता दें आपको कैसा लगा ये सीरीज। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द मटेरियल यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज यूजुअली। अब देखिए कौन सा मटेरियल जो है कंक्रीट में यूज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। सीमेंट यूज होता है, एग्रीगेट यूज होता है, वाटर यूज होता है। मैंने बताया आपको सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, सैंड, ये सारा यूज होता है यहाँ पे कंक्रीट बनाने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आंख मूंद करके मार देना है, क्योंकि सारा बच्चा जानता है। मतलब आप शुरुआत से अगर एक भी चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ का आपको आइडिया होगा। ये सब बेसिक चीज़ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्या बढ़ेगा तो डायरेक्ट वर्केबिलिटी बढ़ेगा, क्या घटेगा तो डायरेक्ट वर्केबिलिटी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो बी अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ए बढ़ेगा, ए अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बी बढ़ेगा, ए अगर घटेगा तो ऑटोमेटिक बी घटेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, यानी कि अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, अगर ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, यही होता है इन्वर्सली। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहला क्वेश्चन है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, दूसरा है टाइम ऑफ ट्रांजिट, तीसरा है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट या ऑल ऑफ दिस। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, क्या होता है जितना ज़्यादा ग्रेडेड एग्रीगेट होगा, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा, उतना ज़्यादा कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ेगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ को या इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को, यहाँ डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ दैट। अब देखिए किसी भी कंक्रीट में अगर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट, तो वो क्या होगा, उसे क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कुछ नहीं होगा, सेम कंडीशन रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, मॉइस्चर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, मॉइस्चर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए सीमेंट में कितना, मतलब कितना परसेंट अप्रोक्सीमेट में वॉइड रहना चाहिए। ठीक है, तो 25% रहना चाहिए, 40% रहना चाहिए, या 60% रहना चाहिए, या 80% रहना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा सीमेंट में जो वॉइड का परसेंटेज होता है वो होता है 40%। कितना परसेंट, 40%, यानी आपको 40% यहाँ पे आप लोग को वॉइड देना है। समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 20 नंबर में 20 क्वेश्चन मैंने बताया था कि यूनिट 3 से मैंने 20 क्वेश्चन लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 ही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। अब देखिए फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉड्यूलस किसके रेंज में आता है, किसके रेंज में आता है, 2.0 टू 3.5, ये है इसका रेंज, यानी कि 2 से 3.5 के बीच में रहना चाहिए फाइनेस्ट मॉड्यूलस फाइन एग्रीगेट का। समझ में आ रहा है आप लोग को, और ये सारा ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट। अब देखिए सीमेंट कंक्रीट यानी कंक्रीट में पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा या रिमेन कांस्टेंट या डिक्रीज। अब जैसे जैसे मिक्सचर को हम लोग रीच करते जाएंगे, रीच मतलब क्या, उसको अमीर करना नहीं, उसको मतलब क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पॉइसन रेशियो जो होता है जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। इसका आंसर होगा बी। और पॉइसन रेशियो समझ में आ गया आप लोगों को, जैसे जैसे कंक्रीट यहाँ पे रिचर मिक्सचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे इंक्रीज करेगा पॉइसन रेशियो। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। और चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है पार्ट 2 जो है हमारा, तो पार्ट 2 में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा यूनिट 4, यूनिट 5 और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव का जो छूट गया इसमें से वो भी मैं डालूंगा, तो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर VVI टॉप 15 VVI क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूरा सिविल के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, आपको सारा मिल जाएगा। अगले सेमेस्टर में भी आपको सारा मटेरियल मिलेगा, तो बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आप लोग पढ़िए। तो ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जाम के लिए।